साइंस के पहले चैप्टर के दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। अब तक हमने समझा था कि अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया बनती कैसे है, अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है तो हम बात कर सकते हैं। मुख्यतः अभिक्रिया होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो इसमें पहला नाम आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहली कौन सी अभिक्रिया है? पहली है संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें क्या आएंगे होगा कि इसमें यह होगा कि इसमें कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ेगी तो उसको साइंस की भाषा में कैसे समझेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कि दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं वही अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? वापस सुनो, वे अभिक्रिया जिसमें कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर आपस में एक एकल उत्पाद बनाते हैं वही होती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसमें आता है जल का निर्माण, यानी कि होता है H2 प्लस O2 रिएक्शन H2O। इसमें क्या हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। लेकिन हमको पता है कि ये जो समीकरण हमने कल पढ़ा था तो ये क्या है, ये समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के तो दो अणु है और ऑक्सीजन के भी दो अणु है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु तो है उत्पाद में लेकिन ऑक्सीजन का एक अणु नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करने के लिए इसको संतुलित समीकरण बनाएंगे। संतुलित समीकरण में क्या होगा? H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O। लेकिन बात तो किया कि ऑक्सीजन के तो दो अणु हो गए लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए। तो यहाँ पर 2 लगाने पर हाइड्रोजन के भी 4 अणु हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए। ऑक्सीजन के भी कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संतुलित समीकरण और ये हो गया कंकाली समीकरण। ये कौन सी क्रिया है? ये है संयोजन क्रिया। अगर हमें बोल दे कि संयोजन क्रिया का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें लिख देंगे जल का निर्माण और ये अभिक्रिया लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है संयोजन अभिक्रिया का? कोयले का दहन, यानी कि जब भी कोयले को जलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि C प्लस O2, ये क्या है? C प्लस O2 निकलेगी CO2, यानी कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 होती है। यानी कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं तो CO2 बनाते हैं। जो कि किसका सूत्र है? वो सूत्र है कोयले के दहन का सूत्र है। यानी C प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये कोयले का दहन हो रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब आती है दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, जिसको कि अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये होती क्या? जिसमें कि एकल अभिकर्मक होगा। अभिकर्मक कौन सा होगा? बस एकल अभिकर्मक होगा और टूट टूट के छोटे छोटे या अलग अलग उत्पाद बनाएगा। उसको कहते हैं अभिकर्मक अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है या छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मोस्ट एग्जाम्पल एक है, इसमें आएगा FeSO4 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये बनाएगा। अब देखने पर पता चल रहा है कि ये सीधी सी बात है कंकाली समीकरण है क्योंकि इसमें Fe के तो यहाँ पर तो एक है लेकिन यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 लगाने पर ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा क्योंकि 2FeSO4 की क्रिया कराते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन जाता है। यानी यहाँ पर कितने हो गए? SO के 8 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ओके। और एस कितने हो गए? एस 2 हो गए। Fe कितने हो गए? Fe 4 हो गए। सॉरी Fe कितने हो गए? Fe भी 2 हो गए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यानी कि ये बन गया संतुलित समीकरण। अगली अभिक्रिया आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कि क्या होता है? जिसमें कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का क्या कर लेता है? स्थान स्थानांतरित कर लेता है। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें कि एक अभिकारक
दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है या अपनी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? FeSO4 प्लस Cu क्या बनेंगे? Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन कराते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्लियर नहीं देगा ना। जब Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 प्लस Cu आएगा, यानी कि Cu तो क्या हो गया? Fe है तो Fe के यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर ये आ गया, यानी कि भाई साहब स्थानांतरण से चेंज हो गया। जैसे कि वापस समझाता हूँ मैं। Fe प्लस CuSO4 है तो FeSO4 प्लस Cu है, तो इसमें कि Fe है, Fe के साथ क्या आ गया? SO4 यहाँ पर आ जाएगा और Cu अलग रह गया। यही है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है या उसका स्थान हटा देता है या उसकी जगह ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मेन एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, वही होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका कि एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस H2SO4। H2SO4 के जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? BaSO4 प्लस HCl। तो इसको देखेंगे ऐसे कि बी के साथ क्या गया? SO4 आ गया और H क्या? Cl के साथ मिल गया, HCl हो गया, और बी के साथ SO4 आ गया तो BaSO4 प्लस HCl हो गया। तो यह HCl है ना, जो क्या है? आदान प्रदान हो रहा है आयनों का, आदान प्रदान हो रहा है आयनों का। तो इसको पहले संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे तो क्या होगी? संतुलित अभिक्रिया होगी। और इसका एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl। HCl क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4 के रिएक्शन कराएंगे तो Ba के साथ क्या आ जाएगा? Ba के साथ SO4 आ जाएगा और Na चला जाएगा Na चला जाएगा Cl के साथ, Na चला जाएगा Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो NaCl किसका होता है? नमक। क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन करेगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी पांचवी अभिक्रिया के बारे में, जिसके कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और इसी की जैसी एक होती है अपचयन अभिक्रिया, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो इस अभिक्रिया में होता ये है कि इसमें ऑक्सीकरण की तो वृद्धि होती है, दूसरे इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, चौथी है, पहली हो गई इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, चौथी हाइड्रोजन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये बात हमेशा याद रखना है। धन आवेश में वृद्धि होती है, कमी होती है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया ये बताती है हमें कि ऑक्सीकरण की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धनावेश में वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी होती है। तो इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये है 2Cl माइनस। क्या हो गया? 2Cl माइनस क्रिया कराएंगे तो Cl2 हो गया, और इसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या? नहीं, इसमें हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे कि यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो ऊपर क्या ये आयन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आयन आ रहा है, तो इस आयन में क्या आ रहा है? ऋणावेश आ रहा है, तो ऋणावेश की क्या होगी? कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग दिया, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका वे एग्जाम्पल जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो होता है 2Cu प्लस O2।
क्या हो गया 2Cu प्लस O2 रिएक्शन कराएगा। तो आप बताओ क्या होगा। रिएक्शन कराने पर सबको पता है कि 2CuO हो गया। क्या आ गया 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2CuO। ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की मेन एग्जाम में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल और दिए जाने वाला एग्जाम्पल। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल दो तो ये रिएक्शन टाप देना। अगली इसकी एक और है C प्लस O2। C प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनेगा CO2। ये भी क्या होती है, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की होती है, लेकिन ये किसी और में भी पूछी जाती है जो कि मैंने आपको बता दिया। C प्लस O2 किसने पूछेगा, C प्लस O2 पूछेगा संयोजन अभिक्रिया में, और संयोजन अभिक्रिया के साथ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, क्योंकि एक अभिक्रिया होती है उसमें एक से ज़्यादा अभिक्रिया भी हो सकती है। कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें एक से ज़्यादा अभिक्रिया भी हो सकती है, ऐसे नहीं है कि बस एक ही अभिक्रिया होगी। अब आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें होता है ऑक्सीकरण की कमी, लेकिन उपचयन में ऑक्सीकरण की वृद्धि। हाइड्रोजन में अपचयन अभिक्रिया में होती है वृद्धि, लेकिन उपचयन में होती है कमी। इलेक्ट्रॉन वो तो त्यागती है उपचयन अभिक्रिया, लेकिन अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अपचयन अभिक्रिया में धनावेश की कमी होती है जबकि ऋणावेश की वृद्धि होती है। इसका मेन एग्जांपल है CuO प्लस H2। रिएक्शन करके क्या बनेगा, रिएक्शन करके बनेगा Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2O क्या बन गया Cu प्लस H2, यानी कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। इसमें ऑक्सीकरण की क्या हो गई भाई साहब, ऑक्सीकरण की कमी हो गई, जबकि हाइड्रोजन की क्या हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। यही होती है अपचयन अभिक्रिया। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, ZnO प्लस C रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा Zn प्लस CO। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया किसका एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब जो अगली अभिक्रिया आती है उसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, वही होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन इसकी सेकंड परिभाषा भी है। सेकंड परिभाषा क्या है, तो वो ये है कि जिसमें एक अभिकारक, कोई भी दो अभिकारक होते हैं या दो से ज़्यादा होंगे, तो जिसमें कि कोई भी एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अपचयित होता है और दोनों मिल जाते हैं, वही होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उपचयित और अपचयित अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, वही होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा, CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा Cu प्लस H2O। अब देखने पर पता चलेगा कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, तो जब इसको ताप देंगे, इसको क्या देंगे, जब इसको ताप देंगे तो CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा तो Cu प्लस H2 बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें H2 हो रहा है ना, H2 का क्या हो रहा है, इसमें जो इसमें H2 दिख रहा है उसका तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है उसका भैया, उपचयन। लेकिन जो नीचे दिख रहा है CuO, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, वही होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तो है मुख्यतः अभिक्रिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि ऊष्मा के आधार पर होती है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है जो सबसे सरल है। एक तो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी यानी शोषण, जिसमें कि ऊष्मा का शोषण होता है, वही अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें कि ऊष्मा का अवक्षेपण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, वो होती है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ये सभी चीजें कब होती है, जब उत्पाद बनेगा तभी तो होगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का। ऊष्मा सेपी, अब सही दिख रहा है ना। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल सीधा सा है C6H12 और O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये तुम कमेंट में बताओगे। कि रिएक्शन कराई जाएगी 6O2 से, और जब रिएक्शन करेगा
तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, 6O2 प्लस H2O। ये क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया यानी कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये याद रखना है, C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्शन करेगा तो 6O2 प्लस 6H2O। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, ऊष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, लेकिन ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें ऊष्मा देंगे तो अब अगला इसका एग्जाम्पल है CH4। सरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। CH4 की क्रिया 2O2 से होगी, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, तो रिएक्शन में बनेगा CO2 प्लस 2H2O। अब मुझे बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है। 6CH4 प्लस 2O2 रिएक्शन CO2 प्लस 2H2O, तो ये सही है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ऊष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। CH4 प्लस 2O2 को जब ताप देंगे या ऊष्मा करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस 2H2O, यानी कि इसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, अवक्षेपण हो रहा है इसमें ऊष्मा का। इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवक्षेपण हो रहा है। अवक्षेपण को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन भी, उत्सर्जन यानी कि बाहर निकलना। यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं बाहर निकलना। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, उसके एग्जाम्पल भी यहीं लिखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल, और दोनों के एग्जाम्पल बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो N2 प्लस O2, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबको पता है N2 प्लस O2 दे रखा है तो 2NO बनेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, ऊष्मा शोषण हो गया, ऊष्मा की कमी हो गई, ऊष्मा को अपने अंदर खींच लिया, तो क्या हो गया, 2NO बन गया। अब बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की, और सेकंड एग्जाम्पल तुम सबको याद होना चाहिए। 2AgCl, ये जब क्रिया कराई जाएगी किसके, 2AgCl के, तो क्या बनेगा 2Ag प्लस Cl2। बताओ संतुलित है या नहीं है, ये संतुलित है। क्या बन रहा है, 2Ag प्लस Cl2 बन रहा है। क्या बन रहा है, Cl2। ये क्या है, ऊष्मा शोषी हो रही है, इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, शोषी में शोषण होता है, सेपी में उत्सर्जन होता है। 3-4 बार देखोगे अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और हमें ये रटना ही पड़ेगा ये अभिक्रिया, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तब आएगी। तो अभी तो अपन को ये रटना ही होगा। N2 प्लस O2 2NO हो गया, 2AgCl तो 2Ag प्लस Cl2 हो गया, यानी कि इसमें ऊष्मा का शोषण हो गया। ऊष्मा का शोषण हो गया तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं एक और अभिक्रिया की, जो कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें यौगिक के अभिकारकों और उत्पादों के मध्य एक अविलेय पदार्थ बन जाएगा, एक अलग से एक पदार्थ बन जाएगा, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल है अवक्षेपण अभिक्रिया, NaCl क्या होता है, NaCl होता है नमक। इसकी क्रिया कराई जाती है AgNO3 से, प्लस AgNO3। जब इसकी क्रिया AgCl बन गया प्लस NaNO3, जो NaNO3 हो गया, ये क्या हो रहा है, ये अवक्षेपण हो रहा है, अवक्षेपण हो रहा है। इसको ही बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि इसमें एक अविलेय पदार्थ बन जाता है। तो ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। NaCl की क्रिया जब AgNO3 से कराई जाती है तो Ag तो चले जाएगा Cl के पास, और Na
NO3 बन जाएगा। तो NaNO3 आ गया। याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद होगी कि जब NaCl की क्रिया AgNO3 से कराई जाती है तो ये Ag दिख रहा है, ये तो हो गया Cl के साथ, तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 अपने पास चल जाएगा। इसमें क्या बनता है, इसमें एक अविलेय पदार्थ अपने आप बन जाता है। हम बात करते हैं हम संसारण के बारे में कि ये होता क्या है। इसको आप सबने देखा होगा कि जब कोई भी वस्तु होती है जो अपने आसपास की चीज़ों के साथ या कोई अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है, यानी कि नमी के संपर्क में आ गई, अम्ल के संपर्क में आ गई, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ गई, तो क्या होगा कि वह संसारित होने लग जाएगी, उनमें डिफरेंट आने लग जाएगा। जो पहले थी उससे उनमें डिफरेंस चालू हो जाएगा दिखना, उसको कहते हैं संसारण। तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे कि जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो वो संसारित होने लग जाती है, उनमें परिवर्तन होने लग जाता है, वही होता है संसारण। जैसे कि चांदी पर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना, आपने देखा होगा चांदी पर कि उस पर काली काली परत चढ़ जाती है, वही क्या होती है, संसारण होती है। लोहे पर जंग का लगना, सबसे इम्पोर्टेंट, लोहे पर जंग का लगना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी संसारण का एग्जाम्पल है। जब लोहा होता है जो कि नमी और आर्द्रता के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, तो उस पर क्या लगने लग जाती है, जंग लगने लग जाती है, उसको ही बोलते हैं संसारण। जिसको से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, उस पर पॉलिश की जाती है या फिर उस पर पेंट किया जाता है। तो किससे बचाने के लिए कि वो संसारण ना हो, उसमें संसारिता का गुण ना आ जाए, इस वजह से उस पर जंग ना लग जाए, इस वजह से। अब अगला टॉपिक है वक्रति गंधिता, यानी कि ये किसमें होगा, ये हमेशा याद रखना है, खाने पीने की चीज़ों में होता है कि जब भी कोई वसायुक्त या तेलीय सामग्री हो गई या कोई आचार वाचार हो गया, उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या वो नमी के संपर्क में आ जाता है, वो आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। सही मायने में बोले उसके गंध में परिवर्तन आता है और उसको ही बोलते हैं वक्रति गंधिता। और धीरे 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 वो चीज़ें खराब होने लग जाती है। जैसे कि आचार होता है, आचार के ऊपर आप लंबे टाइम तक उसको रख दोगे, खुला रख दोगे या ऐसे रखा रहता है तो उस पर काली 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 फफूंदी जमने लग जाती है, उसके स्वाद परिवर्तन लग जाता है, वही होती है वक्रति गंधिता। खाने की चीज़ों के स्वाद परिवर्तन आ जाना, खाने की चीज़ों के स्वाद में परिवर्तन आ जाना। आचार का लंबे समय तक रखने पर उसका खराब हो जाना, ये किसके कारण होता है, ये वक्रति गंधिता के कारण होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ों में होता है, ये वसायुक्त या तेलीय सामग्री में ज़्यादा पाया जाता है वक्रति गंधिता। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीट, अच्छी तरीके से कंप्लीट, याद के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में, जिसमें कि हम नए नए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इसका तीसरा पार्ट। आज हमारा पहला चैप्टर हो गया, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम बोल सकते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्वेश्चन याद हुए या नहीं, हमको समझ में आया या नहीं, ये आता है क्वेश्चन करने से। और हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ सही में चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमको याद हो गया, जो एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, तभी वो हम बोल सकते हैं कि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वैसे हम नहीं बोल सकते कि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो उसके लिए आप देखना तीसरा पार्ट।